प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम की प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सातवान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, जिन्होंने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक यानी लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। शुरुआत में हम बात करते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई, उसका संस्थापक कौन थे और उनके प्रमुख राजा कौन रहे। क्योंकि मौर्योत्तर काल अभी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हम, इससे पहले हमने शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा था। और सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहले भी सातवाहन वंश में बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन उनमें उल्लेखनीय जो योगदान है साम्राज्य राज्य की प्रतिष्ठा को, वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, वह गौतमीपुत्र सातकर्णी का रहा और इसलिए वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। शुंग वंश के बारे में हमने पढ़ा था और शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे देवभूति, उनकी हत्या उनके अमात्य वासुदेव ने करवाई और मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शुंग वंश के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे कर्ण वंश कहा जाता है। ये वंश भी ब्राह्मण वंश था और इसने लगभग 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक शासन किया। और कर्ण वंश में कुल 4 राजा हुए थे, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण तथा सुशर्मा। और जो अंतिम जो शासक था कर्ण वंश का, और उसमें जो है पुराणों के आधार पर ऐसा माना गया है कि कर्णों के समय में मगध राज्य काफ़ी संकुचित हो गया था और उसके अधिकार में मगध और आसपास के कुछ क्षेत्र ही रह गए थे। और इस वंश का अंत आंध्रों द्वारा 27 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार कर लेने के साथ ही हो गया। और अब हम बात करें सातवाहन वंश की, तो वायु पुराण के अनुसार आंध्र जातीय सिमुक ने अंतिम कर्ण राजा सुशर्मा का वध कर आंध्र वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की जाति के बारे में मानना है कि इसमें अलग अलग जो है मत हमारे सामने विद्वानों के आते हैं। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण इनको अनार्य कहता है, वहीं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। परंतु अधिकांश विद्वान विद्यार्थियों सातवाहनों को ब्राह्मण जाति से संबंधित मानते हैं। और जो नासिक अभिलेख है गौतमीपुत्र सातकर्णी का, उसमें उसको ब्राह्मण कहा गया है। इसी अभिलेख में उसे क्षत्रियों के दर्प और मान का जो है को छलने वाला भी कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वे क्षत्रिय नहीं था, ब्राह्मण ही होगा। और जहाँ तक इनका सातवाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में मत है, तो अधिकांश विद्वान उन्हें महाराष्ट्र का जो है मूल निवासी मानते हैं। और इस वंश का उदय काल, जैसा कि मैंने कहा, 27 ईसा पूर्व था। इसका जो संस्थापक शासक है वह सिमुक था और कृष्ण जो है सिमुक का भाई था और सातकर्णी कृष्ण का पुत्र था, जो उसका निर्बल उत्तराधिकारी साबित हुआ। अब उसके बाद में हम बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी और प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना गया है। और जो नासिक अभिलेख है विद्यार्थियों, हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है या पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, इसकी चर्चा मैं पूर्व में कर चुकी हूँ। और जो सातवाहन वंश की जानकारी और खासतौर पर गौतमीपुत्र की जानकारी है, वो हमें नासिक अभिलेख से मिलती है, जिसमें उसकी विजय और सफलताओं का उल्लेख किया गया है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शासनकाल है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा, यानी उसने 24 साल तक शासन किया। और सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारियां हैं, बहुत सारी और भी चीज़ों से अलग अलग जो है साधन, उनसे हमें पता चलता है, सिक्कों से भी पता चलता है। और सातवाहन वंश में जो गौतमीपुत्र के बारे में हमने कहा, तो उसे सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक कहा जाता है। उससे पूर्व की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसी वंश में एक और राजा हुए थे हाल, उसे अंधकार में जगमगाता दीपक कहा गया है। यानी प्रथम सदी के अंत में इस वंश की यानी सातवाहन वंश की जो है कुंतल शाखा में हाल नामक एक शासक हुआ। हालांकि उनकी राजनीतिक उपलब्धि के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है हमें, लेकिन भारतीय साहित्य के इतिहास भी उनका स्थान सुरक्षित है। वह एक विद्वान एवं साहित्य प्रेमी शासक था और हाल की जो रचना है, कृति है, गाथा सप्तशती एक काव्य ग्रंथ है। इसमें प्रेम, प्रणय, नीति, धर्म और दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर श्लोक लिखे गए हैं। ये ग्रंथ विद्यार्थियों प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो
गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उससे पूर्व का जो 100 साल का समय है वो जो है अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि उसमें सातवां काल के प्रमाण और साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं और इतिहास उसके बारे में मौन है। और साथ ही सातवां वंश जो है इस समय सिकुड़ चुका था। उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में वंश की उप शाखाओं ने राज्य स्थापित कर लिए थे, और जिससे राज्य की जो है एकता जो है विशृंखलित या खंडित हो गई थी। और इसके बाद जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का उदय होता है, जिन्होंने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। और यह सातवंश का, जैसा कि मैंने बताया, महानतम नरेश था और उसकी गिनती भारत के महान और पराक्रमी राजाओं में की जाती है। उसकी गौरव का दस्तावेज जो है नासिक से प्राप्त वह अभिलेख है, जिसे उसकी माँ गौतमी बलश्री ने अपने पौत्र वासिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र को सातवाहन वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। इस अभिलेख के अलावा गौतमीपुत्र का स्वयं के शासन काल का 18वें वर्ष में जारी नासिक से प्राप्त अभिलेख व गौतमीपुत्र और उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा संयुक्त रूप से जारी 24वें वर्ष का अभिलेख गौतमीपुत्र के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत हैं, परंतु उसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख ही गौतमीपुत्र के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाता है। विद्यार्थियों, जो सातवां वंश है उसमें जो सम्राट परिवार थे उसमें महिलाओं को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था, और इसकी पुष्टि हमें इन शिलालेखों से होती है, जहाँ पर जैसे हम नाम करें सातकर्णी है, उसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी नाम के आगे माता का नाम पहले आया है। उसी प्रकार उसका जो पौत्र है उसका नाम पुल्लुमावी के लिखा आगे वासिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, यानी माता को जो है विशिष्ट स्थान दिया गया है, नाम आगे उसका जोड़ा गया है। अब हम बात करें विद्यार्थियों गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों और उपलब्धियों के बारे में। तो वह एक महान विजेता था, और उसके अभिलेख में जो बातें उत्कीर्ण की गई है उसके गौतमीपुत्र के बारे में, उसमें सर्वप्रथम ये कि उसे शत्रुओं के दर्प और मान का मर्दन करने वाला कहा गया है। साथ ही उसे शक, यवन और पहलवों का नाश करने वाला कहा गया है। इसके अलावा शहरात वंश को खत्म करने वाला भी, समाप्त करने वाला भी उसे कहा गया। और चौथा ये कि सातवाहन कुल के यश की प्रतिष्ठापना करने वाला भी वह था। इसके अलावा भी उसे समस्त राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला, अपराजित, युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला, वह जिसके वाहनों ने 3 समुद्रों का जल पिया, आदि उपाधियां उसे दी गई है, आदि नामों से उसे भूषित किया गया है, जो उसके महान विजेता होने का प्रमाण है। इसमें संशय नहीं है, और साथ ही उपरोक्त कथनों की पुष्टि भी अन्य प्रमाणों से होती है। अब विद्यार्थियों बात करें उसके राज्य विस्तार की, और साथ ही प्रायद्वीप में उसने राज्य निर्माण किस प्रकार किया। तो गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमी सातकर्णी का जो राज्य है संपूर्ण दक्षिणापथ में विस्तृत था, और इसके अलावा संभवतः जो प्रायद्वीपीय भारत में एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण का उसके द्वारा पहला प्रयास किया गया था। गौतमी पुत्र की विजयों से स्पष्ट होता है कि उसने दक्षिण के राज्यों सहित गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और मध्य भारत में फैला एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था, स्थापित कर लिया था। उसने जिन राज्यों को जीता उसकी सूची हमें उसके अभिलेख से मिलती है, जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसमें नाम है असिक, जो कृष्णा नदी का तटवर्ती प्रदेश था, अशमक, गोदावरी नदी का तटवर्ती प्रदेश, मूलक, प्रतिष्ठान जो राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान के आसपास का प्रदेश, सूरत यानी सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़, अपरांत यानी उत्तरी कोंकण महाराष्ट्र में है ये जगह विद्यार्थियों, कुकुर उत्तर पश्चिमी राजस्थान हमारे राज्य का ये क्षेत्र, अनूप नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती के निकटवर्ती प्रदेश, विदर्भ यानी विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में बरार का प्रदेश है, आकर यानी पूर्वी मालवा तथा अवंती यानी पश्चिमी मालवा। तो विद्यार्थियों ये सारे क्षेत्र उसके अधिकार में थे। इन प्रदेशों की सूची से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ प्रदेश पहले से सातवाहन राज्य के अंग थे, और शेष अनेक क्षेत्रों की विजय सर्वप्रथम गौतमीपुत्र ने ही की थी। गौतमीपुत्र द्वारा शासित प्रदेशों की सूची से स्पष्टतः उसके साम्राज्य का विस्तार हम देखें तो पश्चिम में कोंकण से पूर्व में बरार तक, और उत्तर में मालवा और काठियावाड़ से दक्षिण में कृष्णा नदी तक माना जा सकता है।
इस अभिलेख से विद्यार्थी ये भी ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति होने का दावा करता है, क्योंकि उसका एक विशेषण त्रिसमुद्र तोय पीत वानस्य अर्थात उसके हाथियों ने अनुमानते अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जल पिया था। यह हो सकता है कि एक काव्यात्मक अतिरंजना हो विद्यार्थियों, अतिशोक्ति इसमें हो, लेकिन फिर भी निश्चय ही इतनी विजयों के बाद संपूर्ण दक्षिण भारत उसका प्रभाव स्वीकार करता था। इसके बाद में एक और जो उसके बारे में कहा जाता है कि गौतमी का जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र को शक यवन पहलव का विनाश करने वाला बताया गया है और शैरात वंश को निर्मूल करने वाला भी कहा गया है। इस अभिलेख में गिनाए गए प्रदेशों में अप्रांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकुर, आकर, अवंती वास्तव में शैरातों के प्रदेश थे और गौतमीपुत्र ने संभवतः उन्हें कादरमक वंश के नहपान से छीने थे। और उल्लेखनीय इसमें यह भी है कि नहपान ने पूर्व में सातवाहनों के राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था, यानी गौतमीपुत्र के शासन से पहले, और महाराष्ट्र और अप्रांत के प्रदेश उनसे छीन लिए थे। नहपान के मंत्री अयम का जुन्नार यानी पूना अभिलेख और उसके दामाद उशवदात के अभिलेख नासिक और कार्ले से मिले हैं, परंतु शीघ्र ही स्थिति विद्यार्थियों पर पलटा खाया और गौतमीपुत्र ने अपने खोए हुए क्षेत्र प्राप्त नहीं किए, बल्कि उसने शैरात वंश को ही निर्मूल कर उनके प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र के शासन के 18वें वर्ष में स्कंदावार से जारी अभिलेख से भी ये सिद्ध होता है कि नासिक वे जीत चुका था। इसके अलावा नासिक के ही जोगलथंबी मुद्रा भांड से, यानी एक मुद्रा जो भांड है, एक बर्तन प्राप्त हुआ जिसमें मुद्राएं प्राप्त हुई पुरानी, तो वहाँ 13,250 सिक्के हैं, में से 9,000 के लगभग सिक्के ऐसे हैं जो नहपान के थे, शैरात शासक के, और जिन्हें गौतमीपुत्र ने पुनर्मुद्रित करके चलाया था। अतः निश्चय ही उसने जिन शकों का विनाश किया उनका नेता शैरात शक नहपानी रहा होगा। यवन और पहलव इस काल में पंजाब और सिंध में ही बचे थे और ये भी संभव है कि कुछ छोटे यूनानी हैं या पहनव है राज्य वो शैरातों के अधीन रहे हों विद्यार्थियों जिन्हें उसने जीता हो, और ये भी संभव है कि शैरात शकों के विनाश को इस लेख में प्रतीक रूप में सभी विदेशियों के विनाश के रूप में शहक यवन पहलव कहा गया हो। और साथ ही नहपान की जो अंतिम ज्ञात तिथि है वो 46 शक संवत है, अर्थात 124 ईस्वी है। इसके बाद कोई लेख न मिलने से भी स्पष्ट है कि शैरात अब खत्म किए जा चुके थे, उनकी शक्ति को निर्मूल किया जा चुका था। अब मैं बात करूं गौतमीपुत्र के व्यक्तित्व के बारे में, तो वह एक आदर्श शासक और वैदिक व्यवस्था का पोषक माना जाता है। उसके अभिलेख से पता चलता है कि उसका मुखमंडल विमल कमल के समान था और जो पूर्ण चंद्र के समान श्री से युक्त सुंदर और सुदर्शन था। उसकी चाल को श्रेष्ठ हाथी की चाल के समान और उसकी सुडोल दीर्घ सुंदर भुजाओं वाला बताने में निश्चय ही उसकी माता की स्नेहल दृष्टि ही रही होगी, क्योंकि वो जो अभिलेख है उसकी माता के द्वारा जारी किया गया था, जो उसकी जो है सुंदरता का, सौंदर्य का, जो है बलिष्ठता का वर्णन करती है। गौतमीपुत्र एक सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी होने के साथ ही एक महान विजेता भी था। उसने अपने शत्रुओं के समूह को अनेक युद्धों में पराजित किया। उसे एकान, कुश, एकशूर और राम, केशव, अर्जुन और भीम के सदृश पराक्रम वाला कहा गया के समान जो है पराक्रमी कहा गया है, किंतु उसमें दया और उदारता के गुण भी थे। वह शक्ति के कारण विजयोन्मत्त ही नहीं था, उसका निर्भय हाथ अभ्योदक देने से आद रहता था। शत्रुओं की प्राण हिंसा में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में अनेक गुण विद्यमान थे जो उसे समग्रता प्रदान करते थे। वह आगमों का ज्ञाता था, श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रयदाता था और सदाचारी था। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। वह धर्मशास्त्र के अनुसार ही कार्य करता था और वह द्विज एवं द्विजेतर सभी कुलों का पोषक था। उसने वर्ण संकरता को रोककर वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की थी। किंतु साथ ही विद्यार्थी ये भी उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लाभ के लिए उसने अपने पुत्र वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी का विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ किया था और इसकी जानकारी हमें कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है।
और विद्यार्थियों, गौतमीपुत्र की जो उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसका चरित्र और व्यक्तित्व असाधारण था। और जो उसका शासनकाल है वह, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक माना गया है, यानी उसने लगभग 24 साल तक शासन किया। और वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है उसका पुत्र था, जो बाद में उसकी मृत्यु के बाद सम्राट बना। और इस प्रकार जो है सातवंश का एक उल्लेखनीय शासक था और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला था। उसके बाद सातवाहन वंश और भी समय तक चलता रहा, लेकिन आगे चलकर जो है लगभग 4 सदी पुराना जो है सातवाहन वंश समाप्त हो गया और दक्षिणापथ में इक्ष्वाकु वंश ने और पल्लव ने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो विद्यार्थियों, गौतमीपुत्र सातकर्णी की क्या उपलब्धियां थी और क्या उसका व्यक्तित्व था, इसकी चर्चा हमने की। आप इससे लाभान्वित होंगे। और अगला जो हमारा विषय होगा, हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।